नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज 47 हिंद की बात हिंदी में मेरे यानी सागर जैनामोल के साथ। और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे नए नवेले शो में जिसका नाम है चक्रव्यूह 5 नेता 5 राज्य। इस शो में हम आपको ले जाएंगे देश के 5 राज्यों में जहां पर कांग्रेस अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई कर रही है। आखिर ऐसा क्या होता है कि कांग्रेस को अपने वर्चस्व के लिए लड़ना पड़ता है। ये कांग्रेस वही पार्टी है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि आजादी में सबसे अगर अहम भूमिका निभाई गई थी उनमें से कांग्रेस का नाम लिया जाता है। तो ऐसी कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद आज उन राज्यों में शून्य पर पहुंच गई है, ऐसा क्या हुआ, वहां पर कैसे हुआ, तो आंकड़ों के सहारे हम आपको ये सब कुछ बताने जा रहे हैं हमारे शो में जिसका नाम है चक्रव्यूह 5 नेता 5 राज्य। और आज की कड़ी में हम आपको सबसे पहले ले जाना चाहेंगे आंध्र प्रदेश में, जिसका हाल ही में 2014 में विभाजन हुआ है। तेलंगाना और आंध्रा दो अलग अलग राज्य बनाए गए। आंध्रा में हमेशा से कांग्रेस की स्थिति जो थी वो हमेशा से अच्छी ही रही, लेकिन ऐसा भी क्या हुआ कि आज कांग्रेस वहां पर अपना वर्चस्व तलाशने को मजबूर हो चुकी है। ऐसा भी क्या होता है कि वहां पर 2019 में कांग्रेस शून्य पर पहुंच जाती है और कैसे क्षेत्रीय दल वहां पर बहुत ऊपर निकल जाते हैं और अपनी पार्टी बना लेते हैं और कांग्रेस 2 नंबर की पार्टी 3 नंबर की पार्टी बनकर रह जाती है और दूसरे दलों के सहारे अब वहां पर वो पार्टी अपना जैसे तैसे वहां पर खड़ी है। तो इसमें जो कुछ भी हुआ है, कैसे हुआ है, वो आज हम आपको सब बताने जा रहे हैं। देखिए हमारे ये आजादी के बाद आंध्र प्रदेश में 2004 तक सिर्फ 2 बार ऐसा मौका हुआ जब कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना सकी और दोनों ही बार कांग्रेस से सत्ता टीडीपी के हाथ लगी। हालांकि 1967 तक कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाई थी, फिर कभी लेफ्ट का साथ और कई अन्य साथ पर 2004 में वाईएस राजशेखर रेड्डी ने पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाई, जिसके बाद उनको ही राज्य का मुखिया बना दिया गया। न केवल विधानसभा साथ साथ लोकसभा में रेड्डी का ही जादू चला। 2004 में 294 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस 185 सीट जीतती है और 42 लोकसभा सीटों में से 33 कांग्रेस को मिल जाती हैं और एक ओवैसी की पार्टी का समर्थन भी कांग्रेस के साथ था। माना जाता है कि कांग्रेस यूपीए 1 और यूपीए 2 बना पाई थी, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ रेड्डी का था, जिन्होंने 2004 यूपीए 2 के समय 34 सीट जीती। वहीं 2009 में 30 सीटें आंध्र प्रदेश से कांग्रेस के खाते में आई। दो 2009 के चुनाव के बाद अब ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस को अब शायद किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, क्योंकि 2004 और 2009 में भारी बहुमत कांग्रेस को हासिल हो। अब आपको बता देता हूँ कैसी थी वो। 2004 में कांग्रेस के हाथों लगी थी 185 सीटें, जो कि बहुत भारी बहुमत थी। वहीं 2009 में कांग्रेस के हाथों लगी थी 156 सीटें, जो कि बहुत बड़ी बहुमत थी और आसानी से सरकार बनाने के लिए काफी थी। कांग्रेस फिर भी अब अच्छे हालात में थी और आराम से आगे भी कांग्रेस रेड्डी के सहारे आगे हम ले जा सकते हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस के लिए एक दिन ऐसी खबर आती है जिसने कांग्रेस को शून्य करके रख दिया। अचानक से खबर आती है कि वाईएस राजशेखर रेड्डी की एक विमान हादसे में मौत हो गई और जिसके बाद कांग्रेस ने जो भी किया उसके लिए वो उल्टा ही पड़ा और हम कह सकते हैं कि शायद कांग्रेस का पतन यहीं से शुरू हो चुका। 2009 में राजशेखर रेड्डी की मृत्यु के बाद प्रदेश में कांग्रेस का पतन शुरू हो जाता है और प्रदेश में कांग्रेस को खत्म करने का श्रेय माना जाता है वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे वाईएस जगन मोहन रेड्डी का है, जो खुद कभी कांग्रेस में हुआ करते थे और आज अपनी पार्टी से 47 की उम्र में मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जगन मोहन रेड्डी ने శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన
जो कांग्रेस कभी 294 सीट में से 185 सीट जीता करती थी, आज आंध्र विभाजन के बाद 175 में से एक सीट भी 2019 में नहीं जीत पाई। और माना जाता है कि यहाँ भी कांग्रेस का ओल्ड गार्ड को सपोर्ट करना उसके लिए महंगा पड़ गया। अब पिता की मौत के बाद माना जा रहा था कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी अब अगले सीएम बन सकते हैं सूबे में, लेकिन ऐसा देखने को मिला कि उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है और जिसके बाद वो आज सीएम तो बने हैं लेकिन आज खुद की पार्टी उनके हाथ में है। आज वो एक नई पार्टी के सहारे सीएम बन चुके हैं और कांग्रेस का कहीं अता पता पूरे राज्य में देखने को नहीं मिलता। See, Congress is evaporated. There's no Congress there in Andhra Pradesh. Where is the Congress there? I don't understand. ऐसा माना जाता है, ऐसा सुनने में आता है कि 2004 में जब वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना टिकट लेने के लिए सोनिया गांधी के पास जाते हैं, तब उन्हें नकार दिया जाता है, तब उन्हें बोल दिया जाता है कि आगे देखिएगा, आगे देखते हैं क्या होता है, अभी थोड़ा सा आप रुक जाएंगे। तो कोई बात नहीं, उस टाइम उनके जो पिता थे उस समय वो बन जाते हैं मुख्यमंत्री 2004 में, और 2009 में जब वापस चुनाव होते हैं लोकसभा के वहाँ पर, तो वहाँ पर वो वापस चुनाव लड़ते हैं और कडप्पा जो जगह थी वहाँ से वो सांसद बन के మళ్ళీ ఇవాళ చెప్తా ఉన్నా ఆ ప్రతి న్యాయవాదికి మూడేళ్ల వరకు 5 लेकिन उन्हें तवज्जो नहीं दी गई, उनके युवा नेतृत्व को नहीं सराहा गया और एक दिन खबर आती है नवंबर में कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और फिर दिसंबर में खबर आती है कि सिर्फ 45 दिन में वो अपनी नई पार्टी जो भी उसका नाम होगा वो उसकी घोषणा कर देंगे और कांग्रेस से पूर्णतः अलग हो जाएंगे। वाईएस जगन मोहन रेड्डी के कांग्रेस छोड़ने के प्रमुखतः 2 कारण बताए जाते हैं। पहला तो ये कि पिता की मृत्यु के बाद माना जा रहा था कि जगन मोहन रेड्डी अब मुख्यमंत्री बनेंगे, पर 177 में से 170 का सपोर्ट जगन मोहन रेड्डी को होने के बावजूद कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने युवा नेतृत्व पर भरोसा दिखाने के बजाय पूरा नेता के रोसाई को मुख्यमंत्री बना दिया। और एक तो पिता की शोक यात्रा तक नहीं निकाल पाए थे और जब उधर यात्रा निकालने की बात आई तो रेड्डी और हाईकमान के बीच ज्यादा जमी नहीं, जिसके बाद खबर आती है कि जगनमोहन रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ दी। कहीं ना कहीं जगनमोहन रेड्डी जो युवा नेता हैं उनको तवज्जो नहीं देना भी रहा था कांग्रेस छोड़ने का कारण। और चौंकाने वाली बात ये थी कि 18 विधायक उनके साथ उनकी नई पार्टी में गए थे। 18 में से 16 विधायक नई पार्टी वाईएसआरसी युवजन श्रमिक राइथू कांग्रेस पार्टी से जीत जाते हैं। माना जा रहा था लोगों में उनके लिए बहुत प्यार था। People slapped the Congress party on their face because of their double standards, because of the false love what they were showing towards that. And Congress party being a 125-year-old party lost all values. नई पार्टी तो बनाना जगन मोहन रेड्डी के लिए आसान था, लेकिन उसे जन जन तक पहुंचाना सबसे बड़ा काम था, क्योंकि उनके जो पिता थे वो कांग्रेस पार्टी में थे, वो खुद कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन लोग उन्हें जानते थे, उनके पिता को जानते थे, लेकिन उन्होंने नई पार्टी बना ली है, गांव-गांव तक अब ये पहुंचाना था और लोग उन्हें पसंद करते थे, उनके पिता को पसंद करते थे, लेकिन अब वो किस पार्टी में है, क्या कर रहे हैं, तो ये सब बात अब जन जन तक पहुंचाने की जरूरत थी। अब ये पहुंचाना भी आसान न था, लेकिन जब उन्होंने ये सब कुछ करना शुरू किया, इसी बीच एक दिन 2013 में खबर आ जाती है कि जगन मोहन रेड्डी के ऊपर सीबीआई जांच बैठा दी गई। सीबीआई जांच, अब माना जा रहा था कि कांग्रेस ने जानबूझकर जगन मोहन रेड्डी को डराने के लिए, दबाने के लिए ये जांच बैठाई गई। What did he do? Why are you maligning his reputation now at this stage? Just for one sole reason that his son deferred with the party high command, moved out of the Congress party. Is it a sin? Is it wrong that you're actually blaming somebody who's dead after 2 years after his death, especially having your own congressman right
undated letters to the court, and losing all ethics, joining hands with Telugu Desam Party, also impleading into the case, doing this unethical battle. You are heartbroken with the fact that a dead man is being attacked. It was the Congress' own government, all right, but this is a probe that's been ordered by the court. It's a CBI probe. Why are you resisting it? That's exactly why we're going to Supreme Court. I think if one were to see what actually happened in the court, it's quite evident. Are you saying the Supreme Court, you have already knocked the doors of the Supreme Court, but the court here seems to have found prima facie reason to go order a CBI probe, a complete CBI probe? I'm not in power. You know how things went. Leave it. पिता के मुख्यमंत्री बनने के बाद अचानक आय बढ़ जाने पर सीबीआई की जांच 10 साल बाद बैठी जरूर, पर जगन मोहन रेड्डी को रोक न सकी। 2014 के चुनाव में 294 में से युवजन श्रमिक राइथू कांग्रेस 70 सीटों पर जीत जाती है, पर जगन मोहन रेड्डी को टीडीपी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। परंतु वाईएसआरसी को कांग्रेस से कई ज्यादा सीटें मिली, जिसके कारण उनकी जीत की तरफ ये पहले कदम थे। फिर 2017 में सब कुछ बदल गया। जनता तक पहुंचने के लिए कडप्पा जिले के टिड्डूपुला पास से पदयात्रा जगन मोहन रेड्डी शुरू कर देते हैं, और ये वही पदयात्रा रही जिसने सूबे में कांग्रेस के वोट अपनी तरफ खींच लिए। 341 दिन की पदयात्रा ने जगन मोहन रेड्डी को 38 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बनने में बड़ी मदद करी। Sonia Gandhi was unfair by not appointing you chief minister after your father passed away. If sometime in the future Rahul Gandhi says, Jagan, come back, let's join hands, let's work together, what would you tell him? See, our interest is very clear, Rahul. We are not against Rahul ji, we are not against anybody, basically, as a matter of fact. Our objective is straight. We don't want to trust anybody. दरअसल बात यह है कि कांग्रेस जो थी वो हवा के रुख को नहीं समझ पाई। कांग्रेस ये नहीं समझ पाई कि जगन मोहन रेड्डी उनके लिए कितना अहम हो सकते हैं। वो नहीं समझ पाई। हो सकता है कि अगर वो उस वक्त उन्हें तवज्जो दे देते तो कांग्रेस का अस्तित्व इस तरह बिखरा नहीं दिखता। आइए आपको बताते हैं आखिर स्टैटिस्टिक्स क्या चेंज हुए, क्या बदलाव हुए कांग्रेस में, किस तरीके से कांग्रेस का पतन हुआ यहाँ पर। आइए आपको बताते हैं पूरे के पूरे आंकड़े। 2004 में कांग्रेस 185 सीटें जीतती और उस वक्त उसका वोट परसेंटेज 38.56। वहीं टीडीपी 47 सीटें जीती और उसका वोट परसेंटेज रहता है 37.5। 2009 में कांग्रेस जीतती है 156 सीटें और 36.55 उसका वोट परसेंटेज रहता है। वहीं टीडीपी 92 सीट जीत जाती है और 28.12 उसका परसेंटेज रहता है। वहीं 2014 में 21 सीटें जीत पाई सिर्फ, और उसका वोट परसेंटेज गिरकर हो गया 11.71, और टीडी को मिल जाती हैं 117 सीटें और उसका वोट परसेंटेज हो जाता है 32.53। वाईएसआरसी 70 सीटें जीत जाती है। ये वही जगन मोहन रेड्डी की नई पार्टी थी और 27.88 इसका परसेंटेज रहता है। अगर हम कांग्रेस और वाईएसआर का परसेंटेज मिला देते हैं तो कांग्रेस का जो पिछला परसेंटेज था 36.55, ये कुछ उसके आसपास ही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो कांग्रेस का जो परसेंटेज और वोट शिफ्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं वाईएसआर सीपी के पास आया है। और अब 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ मिलती है 0 सीट, वहीं उसका वोट परसेंटेज रह जाता है सिर्फ 1.17 और वाईएसआर सीपी को सीटें मिलती हैं 151 और वोट परसेंटेज उसका रहता है 49.95 और टीडीपी को मिलती हैं 23 सीटें और उसका परसेंटेज रहता है 39.17। तो यहाँ हमने आपको बताया कि कांग्रेस का किस तरीके से जो वोट परसेंटेज है वो शिफ्ट हो जाता है। नई पार्टी जो कि बनाई गई थी वाईएसआरसीपी, ये इसमें पूरा का पूरा ना केवल कांग्रेस, इसके साथ साथ और भी कई पार्टियां थी जिनका वोट शेयर पूरा का पूरा यहाँ पे चले जाता है। मैं आपको बता दूं इसमें जो भाजपा है, भाजपा का भी वोट शेयर कहीं ना कहीं इधर चले जाता है, वो भी 0 पर पहुंच जाती है यहाँ पर। तो किस तरीके से हवा के रुख को ना पहचानना और खुद ही उस चक्रव्यूह में फंस जाना जो दूसरों के लिए आप बना रहे हो, ये कांग्रेस का यहाँ पे देखने को मिला है।
तो आज के लिए आंध्रा की कहानी इतनी ही, और अगली कहानी में हम आपको ले जाएंगे मध्य प्रदेश, जहां पर ज्योतिरादित्य किस तरीके से कांग्रेस के हाथ लगी सत्ता को वापस भाजपा को दे देते हैं, किस तरीके से सालों बाद सत्ता आई कांग्रेस के पास, लेकिन उसके हाथ से वो छूट जाती है, फिसल जाती है। आखिर क्या था किस्सा, किस तरीके से ये सब कुछ हुआ, ये पूरा जानने के लिए आपको देखना होगा न्यूज़ 47 का चक्रव्यूह एपिसोड 2। हमें देखने के लिए आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 47 हिंद की बात हिंदी में, मेरे यानी सागर जैन आमोल के साथ।